आज हमारे पास ये यूक्रेन रूस वाले मामले पर कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारी है। इसमें मतलब लड़ाई कैसे शुरू हुई, अभी क्या चल रहा है, लोगों पर क्या असर हुआ, दुनिया पर क्या असर है, ये सब है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसमें से ख़ास बातें क्या हैं वो समझें, देखें कि मामला किधर जा रहा है। और देखिए, ये कहानी फरवरी 2022 से काफ़ी पहले शुरू होती है। जो जानकारी है वो बताती है कि 2014 में जब क्रीमिया का विलय हुआ और फिर डॉनबास लड़ाई शुरू हुई। हाँ, वो एक बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल, उसी वजह से 2022 के हमले से पहले ही करीब 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके थे। हाँ, और 14,000 जानें भी जा चुकी थी। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। सही बात है। फिर आया फरवरी 2022, जब रूस ने वो क्या कहते हैं फुल स्केल हमला किया। हाँ, बड़े पैमाने पर। उनका घोषित मकसद था कीव पर कब्जा करना और यूक्रेन को विसैन्यीकृत करना। हाँ, डीमिलिटराइजेशन। शुरुआत में उन्हें कुछ बढ़त मिली भी, लेकिन कीव को घेरने में रूसी सेना वो कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, और वो जो कीव में नाकामी मिली ना, उसके बाद लड़ाई का फोकस एकदम से बदला। पूरा ध्यान पूर्व और दक्षिण की तरफ चला गया। ये एक बड़ा शिफ्ट था। अच्छा। और 2022 की वो गर्मियां, मारियोपोल की वो भयानक घेराबंदी। यूक्रेनी अनुमान तो वहां मतलब करीब 25,000 आम नागरिकों के मारे जाने का दावा करते हैं। 25,000 बहुत बड़ी संख्या है ये। हाँ, बहुत। हालांकि साल के आखिर तक यूक्रेन ने भी पलटवार किया था। खेरसोन और खार्कीव के बड़े इलाके उन्होंने वापस अपने नियंत्रण में ले लिए थे। हाँ, वो खबरें आई थीं। अच्छा, फिर 2023 की तरह लड़ाई तो जारी रही होगी, जाहिर है। हाँ, 2023 भी बहुत बहुत भीषण लड़ाई का साल था। इसमें बखमुत की लड़ाई का जिक्र जरूर आता है। हाँ, बखमुत काफी सुना इसके बारे में। उसे तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सबसे खूनी लड़ाइयों में गिना जा रहा है। सच में? हाँ, और मई 2023 में जाकर वो रूस के कब्जे में आया। काफी लंबी चली मतलब। बहुत लंबी। फिर 2024 में हमने देखा कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में फिर से थोड़ी बढ़त बनाई। जैसे अवदीवका पर कब्जा किया उन्होंने। और यूक्रेन ने भी जवाब दिया। हाँ, यूक्रेन ने भी अगस्त 2024 में रूस के अंदर कुर्स्क इलाके में सीमा पार करके हमले किए और रूसी जमीन पर उनके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। तो मतलब एक्शन दोनों तरफ से हो रहा है। बिल्कुल। और अब जो स्थिति दिख रही है ना जमीन पर, वो काफी हद तक वो खाई वाली लड़ाई, ट्रेंच वॉरफेयर जैसी बन गई है। अच्छा, जहां आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बहुत मुश्किल और बहुत महंगा, दोनों तरफ के लिए। जो जानकारी मिल रही है उससे लगता है कि रूस का लक्ष्य शायद सितंबर 2025 तक पूरे डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करना है। और फिर 2026 तक खार्किव, ज़ापोरिज़िया, नीप्रोपेट्रोव्स्क में एक बफर जोन बनाना। अच्छा, यानी उनके लंबे प्लान हो सकते हैं शायद। और एक चीज जो साफ दिख रही है वो है ड्रोन और मिसाइल हमलों का बढ़ना। हाँ, ये तो रोज ही खबरें आती हैं। कीव पर अभी हाल में जो बड़ा हमला हुआ, 550 ड्रोन और मिसाइलें बताई गईं। बाप रे। और दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन भी रूस के काफी अंदर तक जाकर हमले कर रहे हैं। तो ये एक नया फेज लग रहा है लड़ाई का, कह सकते हैं। इस सब के बीच इंसानी तबाही की बात करें तो आंकड़े तो यकीनन बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के जो पिछले 6 महीने के आंकड़े हैं, दिसंबर 2024 से मई 2025 तक के, उसमें ही करीब 1000 मौतें और लगभग 5000 घायल दर्ज हैं। और ये तो सिर्फ दर्ज मामले हैं, असल संख्या तो असल संख्या तो इससे कहीं ज्यादा मानी जा रही है। बिल्कुल। और स्रोतों में ये भी जिक्र है कि रूसी सेना पर आम लोगों पर हमले करने, टॉर्चर करने और बच्चों को जबरन रूस ले जाने जैसे गंभीर आरोप हैं। युद्ध अपराध के आरोप। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC इनकी जांच भी कर रहा है। ये मानवीय पहलू बहुत गंभीर है। और आर्थिक असर का क्या? आर्थिक असर भी उतना ही गहरा है। आप सोचिए, 2022 में यूक्रेन की इकोनॉमी मतलब GDP जी करीब 30% गिर गई। 30% एक साल में? हाँ, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको $150 अरब से ज्यादा का नुकसान बताया गया है। और लाखों लोग या तो देश के अंदर ही बेघर हुए हैं या देश छोड़कर चले गए हैं। और दुनिया पर भी असर हुआ है इसका? बिल्कुल। अनाज और एनर्जी के बाजारों में उथल-पुथल मची। हाँ, महंगाई बढ़ी। और रूस पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगे। ये तो सब कुछ हो रहा है, तो क्या शांति की कोई कोशिश, कोई बातचीत कामयाब नहीं हुई? मिन्स्क समझौते का जिक्र था पहले, फिर UN या G20 के प्रस्ताव। हाँ, कोशिशें तो हुई, जिक्र भी है इनका, लेकिन ये बार बार फेल हुई। जो जानकारी है वो यही बताती है कि दोनों पक्ष ऐसी शर्तों पर अड़े हुए हैं जिन पर कोई बीच का रास्ता मतलब समझौता होता दिख नहीं रहा।
ये तो मुश्किल स्थिति है। और इसमें पश्चिमी देशों का जो सपोर्ट है यूक्रेन को, जी। वो बहुत अहम रहा है। हाँ, हथियार और आर्थिक मदद। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी अब थोड़े उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। जैसे अमेरिका ने बीच में पैट्रियट मिसाइल की शिपमेंट रोक दी थी, उससे चिंताएं बढ़ीं। हाँ, ये खबर आई थी। दूसरी तरफ नाटो देशों ने अपना डिफेंस खर्च बढ़ाया है और यूक्रेन ने भी कोशिश की है कि वो हथियारों के लिए सिर्फ एक दो देशों पर निर्भर ना रहे। जैसे ब्रिटेन से मिसाइलें लीं, अमेरिका और डेनमार्क के साथ मिलकर ड्रोन बनाने के सौदे किए। अच्छा, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो एनालिसिस आ रहे हैं वो यही चेतावनी दे रहे हैं कि रूस का दबाव लगातार बना हुआ है और अगर मदद में रुकावटें आती हैं तो यूक्रेन के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है, वो पिछड़ सकते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, इन स्रोतों से क्या तस्वीर उभर रही है? एक तो ये कि लड़ाई खिंचती जा रही है, कोई निर्णायक मोड़ नहीं आ रहा। हाँ, एक तरह का गतिरोध बना हुआ है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक कीमत बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। सही। और सब कुछ काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय मदद पे टिका है, जो कि थोड़ी नाजुक भी लग रही है। हाँ, उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो ये मुख्य बातें निकल के आ रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। देखिए, स्रोत लगातार सैन्य बढ़त, मिलिट्री गेन्स की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ की शर्तें बहुत कड़ी हैं, शांति वार्ता भी फेल हो चुकी है। तो ऐसे में वो कौन से गैर सैन्य दबाव हो सकते हैं या कौन सी ऐसी अप्रत्याशित घटना हो सकती है, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री जो इस गतिरोध को वाकई तोड़ सके, सैन्य तरीकों के अलावा? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, शायद इस पर आगे नजर रखनी होगी।